हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया है उसमें जो चार प्रकार की उसके अंतर्गत भर्ती आई हुई है। ठीक है। उसमें स्टेनोग्राफर का हो गया, ठीक है, ग्रुप सी हो गया, ड्राइवर हो गया और ग्रुप डी हो गया। ये चार प्रकार की भर्ती जो है उसके अंतर्गत आया है, तो उसमें हम इसी को शुरुआत करेंगे। प्रैक्टिस नंबर 1 से आज हम इसको जो है देखने वाले हैं। ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इसका पहले सबसे पहले सिलेबस आप थोड़ा थोड़ा सा जान लीजिए, वैसे जानते होंगे। तो स्टेनोग्राफर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसमें देखिए स्टेनोग्राफर में हिंदी पूछा जाएगा और इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश के बाद स्टेनोग्राफर में ही जीएस पूछा जाएगा और मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स। तो ये चार सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन जो है मिलेंगे आपको एग्जाम में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में। स्टेनोग्राफर का जो ड्यूरेशन होगा, मतलब रिटन एग्जाम का, वो 90 मिनट होगा। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट। 100 क्वेश्चन होने हैं उसमें। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क 100 मार्क का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और इस तरीके से इसमें स्टेनोग्राफर के आएंगे। इसके बाद स्टेनोग्राफर में पार्ट्स, मतलब स्टेज फर्स्ट का हो गया। अब स्टेज सेकंड में आपका इसमें हिंदी एंड इंग्लिश का टाइपिंग होगा जो कि कंप्यूटर पर होगा और उसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी है। उसके लिए 25 मार्क जो है हिंदी के लिए, 25 मार्क इंग्लिश के लिए आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये जो आपका टाइपिंग होगा। ठीक है। और इसमें 25 नंबर में से कम 10 नंबर आपको लाना ही लाना है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों में। फिर स्टेनोग्राफर में ही एक और टाइपिंग होगा जो कि हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। और हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और इन हिंदी, और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ये चाहिए। इसके लिए 50 मार्क। और इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट मिनट इन इंग्लिश और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो ये 50 नंबर का ये होगा। तो ये हो गया स्टेनोग्राफर। अभी हम ग्रेड क्लर्सियल कैडर का देखेंगे। अगर ग्रेड सी जो कैटेगरी ग्रुप सी का, जिसको कहते हैं जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस का, इसमें अगर हम बात करें तो ये भी 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा और टोटल इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा ग्रुप सी में, तो हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा और जीएस रहेगा और मैथ रहेगा। मतलब वही सेम चार सब्जेक्ट जो स्टेनो में रहेगा वही ग्रुप सी में रहेगा। 100 क्वेश्चन का होगा, 100 नंबर का होगा। इसके बाद ग्रुप सी में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा जो कि कंप्यूटर पर होगा। 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में मांगा हुआ है। ठीक है, जो कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा जिसमें टोटल में मिनिमम 10 नंबर लाना है। इसके बाद अब आ गया ड्राइवर। ड्राइवर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो पेपर होगा यही चार सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं और इसके 100 क्वेश्चन आने हैं। आपको 90 मिनट समय मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसका टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा ड्राइवर वाले में, कैटेगरी में जो आप फिलअप करेंगे। ठीक है, फिर आ गया कैटेगरी डी। ग्रुप डी की अगर इसमें देखा जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो इसमें भी आपको चार यही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट टाइम मिलेगा। फिर ग्रुप डी में एक स्टेज सेकंड होगा जिसमें यही चार क्वेश्चन, चार सब्जेक्ट से इसी 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरीके से लगभग लगभग सिलेबस सभी का सेम है। तो प्रैक्टिस सेट शुरुआत करेंगे और सभी के लिए आपका जो है इसमें लाभप्रद होगा जो जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब देखेंगे सबसे पहले 25 क्वेश्चन जो होगा वो जीएस से देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसमें चलाया गया IWD 2022 अभियान का विषय क्या रहा था। ठीक है, तो देखिए जो 2022 का विषय पूछा गया है, अब अभी 2024 चल रहा है, आपको 2024 वाला याद रखना है। ठीक है, ये करंट अफेयर का आप लोग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा पीछे का दिया गया है। यहाँ अगर देखा जाए तो सी पार्ट इसका रहा था, ब्रेक द बॉयस। ठीक है, ब्रेक द बॉयस, तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर कौन सा है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा छोटा सा शहर है, तो वो शहर का नाम क्या है, तो वो है चुनार। ठीक है, चुनार शहर जो है वो लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ सी आंसर इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार जो निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। बापू बाजार जयपुर, लाल दरवाजा मार्केट अहमदाबाद, कोयम्बेडु मार्केट चेन्नई या फिर खारी बावली नई दिल्ली। तो सबसे बड़ा जो मसाला बाजार है एशिया का वो माना जाता है खरी बावली को। ठीक है, नई दिल्ली में पड़ता है और इसे जो है एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि तो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना कब किया गया था, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को मजबूत किया जा सके। तो ये स्थापना हुआ था 1993 में। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1993। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 है, परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी जिन्होंने परिश्रम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देखिए इनके जन्म की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद जो 23 और 24 है, ये मूल अधिकार से संबंधित है और इन दोनों में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अब इसमें जिस 23 और 24 में कौन सा एक अनुच्छेद है जो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर जो है प्रतिबंध लगाता है, तो वो है अनुच्छेद 23। ठीक है, ये चीज़ें अनुच्छेद 23 में कही गई हैं। 24 में क्या है कि किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगाता है। ठीक है, ये 24वें अनुच्छेद में कही गई बातें। और 25वें अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो 25 अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की जो है स्वतंत्रता प्रदान किया गया। यानी कि 25 अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो मूल अधिकार से संबंधित है, ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, जो कि अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करेंगे तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार इसमें प्रदान करता है। ठीक है, मूल अधिकार कितने हैं, तो टोटल 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, इसमें ए पार्ट करेक्ट। अगला प्रश्न, अपतानी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य के मूल निवासी हैं। ठीक है, अपतानी जो जनजाति हैं ये निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं। तो अपतानी जनजाति जो पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, तो यहाँ आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से, और करंट अफेयर 2022 का दिया, जो कि आपको 2024 का याद रखना है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो वरुणा 2022 जो नौसेना अभ्यास है, ये वरुणा और भारत के बीच किस वरुण अभ्यास किस देश के मध्य होता है, तो भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत और फ्रांस के मध्य जो है अभ्यास होता है, वरुण अभ्यास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान किया है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं टोटल। तो टोटल की अगर हम बात करेंगे तो अभी टोटल 9 हो गए हैं। ठीक है, सॉरी 34, टोटल जो है अभी 34 हो गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, 34 भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हो चुका है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर से है, तो करंट अफेयर आपको 2024 वाला देखना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में ग्रैमी अवार्ड्स के रूप में दी आर को दिया गया था। निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था। जीएसटी बिल पारित हुआ था वो था 122वां संविधान संशोधन। आंसर इसका हो जाएगा जो है बी पार्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में जो है प्रवेश किया था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब से स्टार्ट हुआ था। 1 सितंबर 1939 को ये शुरुआत हुआ था। ठीक है, और ये जाके समाप्त कब हुआ था, 1945 में। ठीक है, तो 5 साल लगभग चला था। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका इसमें कब प्रवेश किया था, तो 1941 में प्रवेश किया था। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए पहला कठपुतली मुगल सम्राट जो था वो था जहांदर शाह। ठीक है, जहांदार शाह था जो ये पहला कठपुतली मुगल सम्राट कहा जाता था। इसको 1712 से लेकर 1713 तक इसका कार्यकाल मतलब लगभग 1 ही साल रहा था। और ये जो है नवा मुगल सम्राट रहा था। ठीक है, इसको ये बिलासी था। ठीक है, इसलिए अयोग्य था। ये इसके कार्यकाल में लाल कुंवर नामक वेश्या का हस्तक्षेप रहता था। इसे लंपट मूर्ख की उपाधि दिया गया था। ठीक है, लंपट मूर्ख। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात में पुनर्निर्मित श्री कालका माता मंदिर का उद्घाटन 21 जून 2022 को किसने किया था। तो 21 जून 2022 को कालका माता मंदिर का उद्घाटन गुजरात में जो पुनर्निर्मित किया गया है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर आपको 2024 का देखना है। T20 विश्व कप 2022 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला। तो ये मिला था जो है सैम करन को। ठीक है, अभी 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो चुका है
वो किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक है, वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका को हराकर। तो 2024 वाला आपको जरूर याद रखना है। मालाबार एक्सरसाइज किस देश में शुरुआत किया गया 2022 में? तो ये शुरुआत हुआ था जापान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। भूटिया जनजाति या भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो भूटिया जनजाति जो पाई जाती है सिक्किम राज्य में मिलती है। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती इनमें से? ठीक है, इनमें से नहीं मिलने वाली कौन सी नदी है? तो देखिए साबरमती भी मिलती है, माही भी, तापी भी, कोयना नदी इसमें खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महाड़ सत्याग्रह आरंभ किया गया था 1927 में। ये किसने किया था ये बताना है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से लेकर उत्तर तक कितना है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से कौन से नृत्यों की जो है प्रस्तुति किया गया है? तो उस नृत्य का क्या नाम है? तो देखिए कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका जो है प्रस्तुति किया गया, साथ ही साथ चरकुला। तो आंसर हो जाएगा ए व बी, दोनों का जो है यहाँ पे प्रस्तुति दिया गया था। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया है ये उड़ीसा राज्य में। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये भी जो है आपका जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। और एक पड़ता है काजी नाग, तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है? ये भी जो है जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, ठीक है, काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक के बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं छोटे बिल्डिंग ब्लॉक के बने होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें जानते हैं अमीनो एसिड के नाम से। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अमीनो एसिड के नाम से, ठीक है। तो ये हो गए 25 क्वेश्चन जीएस के। अभी हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति नामक स्थायी भाव किसका है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ठीक है। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा की अगर हम बात करेंगे तो ये अर्ध सम छंद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसमें से बताना है अलंकार, ठीक है। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे जो बात किया गया है, यहाँ उपमा अलंकार की बात की जा रही है, ठीक है। और उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी समान धर्म, स्वभाव और शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से किया जाता है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो वन सा सुंदर, नंदन वन सा सुंदर एक रम उपवन था, उपवन का जो तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगले प्रश्न में हमें बताना है कि विलोम शब्द का सबसे अच्छा अपव्यय का विलोम बताना। अपव्यय का विलोम क्या होता है? अपव्यय का विलोम होता है मितव्यय, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? मितव्यय हो जाएगा, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो द्विज शब्द का अर्थ देता है, ठीक है। द्विज का अर्थ, इनमें से द्विज का अर्थ दांत होता है, द्विज का अर्थ पक्षी होता है, द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है, या फिर द्विज का अर्थ ये तीनों होता है, उपरित सभी होता है। देखिए द्विज के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो तीनों होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा उपरित सभी, ठीक है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द में अगर हमें कहना होगा तो क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे सार्वभौमिक। क्या कहेंगे? सार्वभौमिक कहेंगे। यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो समरूपी भिन्नार्थक शब्द वाला विकल्प है। शब्द युग्म या समरूपी भिन्नार्थक शब्द वाला विकल्प है। तो यहाँ सिर्फ पहला पार्ट जो है कृत और कृत जो लिखा हुआ है ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। आली जिससे आल लिखा है गलत है,
ठीक है। हरि का हर ये भी समरूपी भिन्नार्थी नहीं, वन बनाना ये भी नहीं है। कृत कृत और कृत, कृत की अगर हम बात करेंगे तो कृत का अर्थ होता है पहले वाले काटना, ठीक है, पहले वाले काटना या जश्न मनाना। और दूसरा जो कृत है इसका मतलब रोना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें शुद्ध वाला शुद्ध वाक्य बताना। शुद्ध सबसे अच्छा विकल्प कौन सा शुद्ध वाला? वो गरीब आदमी था वो गरीब आदमी, तो गलत हो जाएगा। वो आदमी गरीब था, ठीक है, तो ये भी गलत है। वो था वो गरीब आदमी, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा 33 का? वो गरीब आदमी था या फिर वो आदमी गरीब था? तो यहाँ पे 33 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये गलत है। वो आदमी गरीब था। इस तरीके से 33 का जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना जो शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। बिल्ली का पुल्लिंग शब्द बताना है, और बिल्ली जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो बिल्ली का पुल्लिंग शब्द होता है बिलाओ, ठीक है। बिल्ली का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? बिलाओ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 34 का क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानना है। तो देखिए बहुवचन पहचानना होता है तो देखिए परीक्षा, जो कि परीक्षा कोई एक होती नहीं, तो परीक्षा मतलब बहुत सारे लोग मिलकर देते हैं, तो ये सिंगल मतलब एक वचन हो जाएगा, ठीक है। छात्र भी एक वचन के रूप में होता है, और लिप भी एक वचन में होता है। अमीर लोग जो लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा? ये सॉरी बहुवचन होता है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, अमीर लोग जो है बहुवचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कर्ता कारक पहचानना है। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें से कर्ता क्या है? कर्ता कारक पहचानना, ठीक है। कर्ता कारक क्या हो जाएगा? तो देखिए श्याम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कर्ता कारक है, तो कर्ता का कारक क्या होता है? तो कर्ता का कारक होता है ने, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो यहाँ पे ने आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से जो सही है उसको चयन करना है। वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ठीक है, इसमें सर्वनाम बताना, कौन सा सर्वनाम है? तो वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इसमें अगर सर्वनाम की बात करेंगे तो इसमें सर्वनाम जो है शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होना जिस विकारी शब्द से होता है वहां पर विशेषण होता है, यानी कि संज्ञा की विशेषता जो बताया उसे विशेषण कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से बताना कि जो सकर्मक क्रिया वाला विकल्प है, इसमें से कौन सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करेंगे तो 39 का आंसर क्या आ जाएगा? लेना। लेना जो होता है ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, बाकी आना जाना मरना ये सभी जो है अकर्मक क्रिया होती हैं। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, काल बताना है। इसमें से राम खाता होगा, ये कौन से काल में बात लिखा है मतलब? तो राम खाता होगा, खाता होगा मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो खा रहा है कि खा चुका है या खाने वाला है, मतलब खाता होगा मतलब कि संदिग्ध है। तो संदिग्ध वर्तमान इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अगले क्वेश्चन बताना है। तो वाच्य देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है कर्तावाच्य, या फिर इसको कृतवाच्य कहा जाता है, ठीक है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। तो इस तरीके से 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। आंसर ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो अव्यय नहीं है इनमें से। आज, किसे, कल, जापान, ठीक है। यहाँ पे देखिए आज भी अव्यय आता है, किसे भी, कल भी, और तू, ये सभी जो है अव्यय आते हैं, लेकिन जापान शब्द अव्यय नहीं होता। यहाँ 42 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जापान शब्द। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो उपसर्ग से नहीं बना है। उपसर्ग, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो लाचार जो है उपसर्ग, उपसर्ग में क्या होता है कि कोई उपसर्ग जो होता है पहले लगता है मेन शब्द के, मूल शब्द के पहले जो लगता है। तो प्रकर्ष में प्र शब्द लगा दे, अप शब्द में अप लगा है, अमजीवी में अन लगा है, तो इस तरीके से सारे में उपसर्ग लगा है, लेकिन लाचार में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से बना है, ठीक है। प्रत्यय बाद में लगता है, तो यहाँ पे किसमें प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ अगर देखा जाए कीड़ा, धमकी, भिक्षुक, तो इन सभी में प्रत्यय लगा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो उस विकल्प का चयन करना है जो संधि विच्छेद वाला, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प इनमें से। यद्यप, यद्यप का सही संधि विच्छेद क्या होता है?
वो यद्यप का सही संधि विच्छेद होता है यदि प्लस अप जो कि लिखा हुआ है ए पार्ट में, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट इसका करेक्ट। ठीक है, अब 46 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन है ये गद्यांश से है, आपको गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, ये गद्यांश दिया गया है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, फिर इसके आपको आंसर देना है। तो गद्यांश को पढ़िएगा, वीडियो पॉज करके हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? अब गद्यांश के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण जो है गए थे। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लेखक को क्या दुख है? जब आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेखक को, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, ये जो है ज़्यादा दुख है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसने अपने सांसारिक सुख से सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इस पंक्ति से लेखक का तात्पर्य है कि उर्मिला को नौड़ोत्य में पति के साथ सुख का त्याग करना पड़ा था, तो इसका मतलब यही अर्थ होता है। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण गए थे लेकिन उनकी पत्नी जो है घर पर ही रह गई थी। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो उर्मिला ने इनमें से देखे तो कौन सा इसमें से बलिदान की बात करें तो उन्होंने अपनी बहन सीता का वियोग सहा, जो कि सही है। लक्ष्मण से विवाह किया तो कोई बलिदान नहीं था, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, बाकी लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने देना ये भी एक तरीके से बलिदान ही था। सांसारिक सुखों का त्याग किया भी था। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रात स्नेह के कारण किसका साथ दिया? तो लक्ष्मण ने साथ दिया का जो है बड़े भाई का, बड़े भाई राम के साथ गए थे। ठीक है, तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हिंदी के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हिंदी के बाद मैथ के क्वेश्चन। मैथ के 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं मैथ के 25 क्वेश्चन को हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैथ का जो है वो दिया गया है कि 10 से लेकर 50 के मध्य की एक रूढ़ संख्या x उसके अंकों में उलटफेर के उपरांत भी प्रभावहीन रहती है, तो उस संख्या का वर्ग बताना है क्या होगा? ठीक है, उस संख्या का वर्ग हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए 10 से 50 के मध्य ऋण संख्या, ऋण मतलब ऋण या फिर इसको अभाज्य कहते हैं। ठीक है, तो ऋण या अभाज्य संख्या जो कि 10 से 50 के मध्य कितनी है ये बताना है। तो देखिए पहले हम देखते हैं, 10 के बाद 11 आता है जो कि एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। 13 भी अभाज्य संख्या होगा, 17 भी, 19, 23, 29, ठीक है, 31, इसके बाद आता है 37। ठीक है, फिर आ जाता है आपका अभाज्य संख्या 41 और फिर आ जाता है अभाज्य संख्या 47। तो इतनी संख्याएं 10 और 50 के मध्य जो है अभाज्य संख्या है। अब इनमें से प्रश्न कह रहा है कि उस एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों को उलट फेर करने के उपरांत भी प्रभावहीन रहती है, मतलब कि कोई बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक 11 ही ऐसी संख्या जिसका हम अंक इधर उधर बदलेंगे तो कोई प्रभाव नहीं का 11 का 11 ही रहेगा। तो अब बताना है प्रश्न के अनुसार कि उस संख्या का वर्ग क्या होगा, मतलब कि 11 का वर्ग क्या होगा। तो 11 का वर्ग क्या होता है 1 to 1 यानी कि 121 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है तो वो संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, तो इसको चलिए लगाते हैं। यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो देखिए पहले ही मान लेते हैं दो संख्या कौन कौन सी हैं, तो a और b हैं। तो इनका दोनों संख्याओं का योग यानी कि a + b = 9 दिया गया है, और इनके व्युत्क्रम यानी कि इनके उल्टा यानी कि 1/a + 1/b का योग जो है कितना है 1/2 है, ये दिया गया है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार दिया गया है। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 1/b का योग जो होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा a + b और नीचे होगा ab, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस अगर हम मल्टीप्लाई करें या फिर a + b की जगह पे 9 रख देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, तो ab बराबर 18 आ जाएगा। ab बराबर कितना आ गया 18 आ गया। अब हमें क्या बात मतलब करना है, तो यहाँ हमें देखना है कि वो संख्याएं कौन सी होंगी। ठीक है, तो देखिए वैसे तो अभी हम इसी तरीके से अब ऑप्शन के अनुसार लगा सकते हैं। ए बी बराबर 18 है, a + b बराबर 9 है। तो अब
इनमें से ऑप्शन में देखते हैं, जोड़ते हैं कौन कौन 9 देता है। देखिए 8 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 9, चारों देता है। लेकिन अब 18 गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो 8 1 8 तो ये नहीं होगा, 7 दूनी 14 तो ये भी नहीं होगा, 6 3 18 तो ये सही है, और 5 चौके 20 तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन के वाइज काट सकते हैं, और यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इतना करने के बाद, या फिर आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आप ए माइनस का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले हम प्लस वाला निकालेंगे। तो ए प्लस बी दिया गया 9, तो 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए बी का मान 18, तो 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 81 माइनस 36, और 81 माइनस 36 करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। अब इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 45 है, माइनस 2ab का मान 36 है। यहाँ हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ए माइनस बी आ जाएगा 3। ठीक है, ए माइनस बी कितना आएगा 3, हमारे पास ए प्लस बी बराबर 9 है। तो इस तरीके से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 12, और a बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो पहली संख्या 6 आ गई, तो दूसरी संख्या 9 माइनस 6 यहाँ से कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो 6 और 3 इस तरीके से भी निकल सकता है, या फिर उस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसे कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 1/25/64 गुना हो जाता है, तो वो कितना % दर है ये बताना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष दिया गया है और 125/64 गुना दिया गया है, तो आर हमें निकालना, मतलब रेट निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला जो होता है वो होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। ठीक है, तो n मतलब समय हो गया, r बराबर रेट हो गया, p जो होता है मूलधन, और a बराबर होता है मिश्रधन। ठीक है, यहाँ पे जो a बराबर दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 125/64 की p गुना दिया गया ना, स्वयं का इतना गुना हो जाता है, तो a बराबर मतलब मिश्रधन बराबर कितना हो जाता है, 125/64 इंटू p हो जाता है। अब ये मान हम इस फार्मूले में रखेंगे, तो ए का मान दिया गया 125/64 इंटू पी बराबर पी इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 125/64 जो दिया गया है, तो इसको अगर हम क्यूब रूट में निकालेंगे तो ये 5 का क्यूब दिया गया है, 5 25 5 125, और नीचे 4 का दिया गया, 4 चौक 16 चौके 64, तो ये दोनों का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आ जाएगा, इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो 100 प्लस आर अपान 100 आ जाएगा कि पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों और क्यूब दिया गया है तो क्यूब हट सकता है। ठीक है, अगर दोनों और क्यूब है सेम है तो इस तरीके से बराबर के दोनों ओर से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 बराबर 100 प्लस आर अपान 100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इधर उधर करके इसको गुणा भाग कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 500 बराबर 400 प्लस 4r। ठीक है, 4r बराबर हो जाएगा, इधर 75 करेंगे तो 500 माइनस 400 यानी 100 हो जाएगा। तो r बराबर ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% आ जाएगा। तो आपका रेट कितना आ गया, 25% आ गया, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। तो इसका आंसर जो है फाइनल बी पार्ट हो जाएगा 25%। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाया जाता है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसकी लंबाई 100 मीटर है और वो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी ये बताना है। तो स्पीड जो दिया गया है वो कितना है, 50 किलोमीटर पर हावर। अब इसको, और लंबाई 100 मीटर मतलब मीटर में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें इसमें जो है 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, 50 25 250/18, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो देखिए ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और प्लेटफार्म की लंबाई 150 मीटर है। अब प्लेटफार्म को जो पार करेगी यानी कि वो पहले प्लेटफार्म को पार करेगी, 150 मीटर चलेगी, इसके बाद अपनी लंबाई 100 मीटर भी पार करेगी।
तब जाके वो पूरा प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 250 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा 250 मीटर। ठीक है, अब होता है जो फार्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से हम मान को रख देंगे तो डिस्टेंस है 250 मीटर अपॉन स्पीड दिया गया है 250, मतलब निकाला जो अपॉन 18। अब इस तरीके से ये 18 क्या होगा, ऊपर जाएगा तो 250 गुणे 18 बटा 250 हो जाएगा। यहाँ से 250 250 कैंसिल हो जाएगा तो समय आ जाएगा 18 सेकंड। समय कितना आ जाएगा, 18 सेकंड। वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाएगी। तो आंसर बी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। अब आपको इसमें जो ये मात्रक दिया है यानी किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और फिर मीटर दिया गया है, तो आपको ये इसमें जो है ध्यान देना है कि किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर मीटर में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है ऑप्शन में, तो हमें इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आसान हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 18 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट पर तथा एक अप ट्रेन प्रति प्रति 3 मिनट पर गुजरती है। 3 मिनट में कितनी ट्रेनें वहां से गुजरेंगी ये बताना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे लगाएंगे। प्रति 2 मिनट पर जो डाउन ट्रेन है वो गुजरती है और 30 मिनट गुजरते हैं, तो 30 मिनट में कितनी ट्रेन गुजरेगी, तो 2 से भाग करेंगे तो 15 ट्रेन गुजर जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से प्रति 3 मिनट पर एक अप ट्रेन गुजरती है 30 मिनट में, तो ये कितनी गुजरेगा, तो 30 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10 ट्रेन। तो 10 ट्रेन ये गुजर जाएगी। तो टोटल ट्रेन कितनी गुजर जाएगी, तो 15 ये गुजरेगी और 30 10 ये, तो 15 10 25 ट्रेन गुजर जाएगी। इस तरीके से आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या के 3/8वें भाग तथा 2/7वें भाग का अंतर यानी कि माइनस करेंगे 25 है, तो संख्या बताना क्या होगी। तो किसी संख्या मान लेते हो संख्या x है, तो 3/8वां भाग यानी कि 3x/8 हो जाएगा, और 2/7वें भाग यानी कि 2x/7, और इसका अंतर कितना है, -25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 8 से तो 56 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7 3 21 x -8 दूनी 16 x बराबर 25। अब 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5x/56 बचेगा और बराबर 25 इधर। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुणे 56/5 हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर पक्षांतर करके ये आ जाएगा। यहाँ से 25 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 56 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब गुणा करेंगे तो 56 गुणे 5 बराबर कितना होता है, 280 होता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, 280 इसका राइट आंसर है। ठीक है, वो संख्या कौन सी होगी, 280 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और रहीम की मासिक आय का अनुपात 7:4 है, किंतु उनके व्यय का अनुपात 5:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 900 रुपये प्रति माह की बचत करता है तो निम्नलिखित में से राम की आय इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए राम की आय जो दिया गया है, राम की आय, ठीक है, राम की आय और रहीम की आय 7:4 है। तो राम की आय मान लेते हैं 7x, और राम की व्यय, राम का व्यय जो है 5:2 है, तो 5:2 है, तो यहाँ पे 5 मान लेते हैं, कितना है 5:2। ठीक है, तो 5x हो गया। और इसी तरीके से रहीम इधर हो गया 4x, और इनका व्यय है 2x, मतलब कि ये 7 कमाते हैं और 7 कमाते हैं और 5 जो है खर्चा करते हैं, तो इनका कितना बचत हो गया, तो ये बचाते हैं 2x। ठीक है, और कहा गया कि प्रत्येक 900 रुपये प्रति माह की बचत करता है, यानी कि 2x के बराबर ये हो जाएगा 900 रुपये। तो यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 रुपये। ठीक है, तो राम की आय हमें बताना है, तो राम की आय 7x माना, तो 7 गुणे 450 कर देंगे। 7 गुणे 450 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3150 रुपये। ये राम की आय हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा 3150, जो कि इसमें ऑप्शन में सारे ऑप्शन गलत हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका 3150 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 व्यक्तियों की परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 रुपये प्रति माह है। इसी परिवार में एक व्यक्ति वार्षिक आय 12,000 रुपये बढ़ जाती है, तो इसी परिवार में प्रति व्यक्ति आय अब कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए प्रति व्यक्ति एवरेज जो औसत आय है वो कितना है, 1000 रुपये है, और एक व्यक्ति की इसमें से 12,000 रुपये बढ़ जाती है। तो 12,000 रुपये जो वार्षिक आय बढ़ती है, मतलब पूरे साल में
यानी कि अगर मंथली इसको हम देखें तो कितना, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1000 रुपये महीना जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, 1000 रुपये महीना बढ़ जाएगा। अब 1000 रुपये जो महीना बढ़ेगा इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 1000 बटे 5 कर देंगे तो ये 200 रुपये महीना जो है क्या औसत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1000 रुपये औसत है ही है, तो 200 रुपये और बढ़ जा रहा है इसके 12,000 बढ़ने से, तो 1000 प्लस 200 यानी कि 1200 रुपये इसका प्रति व्यक्ति औसत आय हो जाएगी इस परिवार की। ठीक है, तो यहाँ प्रति 1200 रुपये महीना प्रति व्यक्ति औसत आय हो जाएगी। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 सेंटीमीटर लंबाई के घन से 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए घन बनाना है तो देखिए 10 सेंटीमीटर वाला जो घन है और 2 सेंटीमीटर वाला घन है। अब 2 सेंटीमीटर वाला का जो वॉल्यूम होगा वही 10 सेंटीमीटर के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो जितने घन हो गए, अब नंबर ऑफ क्यूब्स इनमें निकालना तो n गुणे वॉल्यूम कर देंगे। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे अगर इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम का तो a क्यूब होता है, यानी कि घन की लंबाई जो होती है साइड का क्यूब कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल आता है। तो यहाँ पे बड़े वाले का जो मतलब 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले का वॉल्यूम होगा कितना, a क्यूब यानी कि 10 क्यूब हो जाएगा, इंटू n मतलब कि 2 सेंटीमीटर वाला जो घन लंबाई है मतलब कि उसका मतलब कितनी संख्या है, और एक क्यूब तो 2 सेंटीमीटर तो मतलब कि 2 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1000 बराबर n इंटू 8। ठीक है, यहाँ पे n मतलब घनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1000 बटे 8 से डिवाइड कर देंगे और घनों की संख्या हमें निकल कर आ जाएगा जो कि होगा, ठीक है, 125। 8 से जो डिवाइड करेंगे तो 8 एक कम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, तो वो घन कितना आ जाएगा, तो वो घन आ जाएगा 125। 125 घन बनाए जा सकते हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है तो वो संख्या कौन सी होगी ये बताना है। देखिए मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x और उसके वर्ग का योग कितना है, 240 है। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण, तो क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, जो x है बीच में इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको ऐसे दो संख्या लेकर आएंगे जो जोड़ने तो घटाने पर एक आए और गुणा करने पर 240 आए। तो इसमें हम जो संख्या लेंगे वो हो जाएगा 16 और 15। 16 में से 15 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 16 और 15 को जब गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 240। ठीक है, इस तरीके से द्विघात समीकरणों का बनाया जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से हम x को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 16 बच जाएगा एक ब्रैकेट में। यहाँ से हम इन दोनों में से 15 कॉमन करेंगे, माइनस 15 कॉमन करेंगे तो प्लस x बचेगा, प्लस 16 बच जाएगा अंदर, और ये हो जाएगा बराबर 0 के। अब इन दोनों में से x प्लस 16 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस 15, ये बराबर 0 के हो जाएगा। और इस तरीके से पहले एक बार इसको 0 कर देंगे बराबर के, यानी कि x प्लस 16 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस 16 आ जाएगा, और एक बार इसको 0 करेंगे तो x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस 15 के। हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है तो x का मान हो जाएगा 15। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखिए 50 प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत निकालना है प्रथम इस तरीके से, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n+1/2। ठीक है, यानी कि 50 + 1/2 यानी कि 51/2, यानी कि इसको हम भाग करेंगे तो 25.5 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, 25.5 इसका औसत आ जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 15:11 के अनुपात है, उनमें से एक संख्या 143, यदि उनका मासा यानी कि HCF 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं वो संख्याएं कौन सी है, 15x और 11x। वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 15x है और 11x है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों संख्याओं का अगर हम HCF निकालें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं का HCF x आएगा। ठीक है, दोनों में जो कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो x और HCF दिया गया है कितना, 13, तो x बराबर 13 के हो जाए। अब यहाँ पे हमें पूछना है कि दूसरी संख्या, पहली संख्या दिया गया 143, तो आप यहाँ से दोनों संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको 13 से गुणा कर दें 15 को, और इसको भी 13 से गुणा कर दें, तो 13 कम 13, 13 कम 13 14, 143 जो कि दिया गया है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 × 5 = 65, 6 13 कम 13 और 6
19, 195। तो 195 इसका राइट आंसर है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरी संख्या कौन सी होगी? 195। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब द्विघात समीकरण इतना के मूल के बराबर हो, मूल बराबर हो तो के का मान हो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए मूल समान होते हैं तो इसका 3 फार्मूला है। मूल समान हो, मूल वास्तविक और असमान हो, मूल काल्पनिक हो। तो क्या क्या फार्मूला होता है देखिए। अगर मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर के 0 होता है। ठीक है, और अगर मूल वास्तविक और असमान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे वास्तविक और असमान हो जाएंगे मूल जब बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मूल काल्पनिक हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो ये 3 फार्मूला होता है। अब मूल बराबर है तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। यहाँ पे ए क्या है? तो ए बराबर 2 है, बी क्या है? 3 है, और सी क्या है? के है। ठीक है, इस तरीके से मान हम इसको रखेंगे यहाँ पे। तो बी स्क्वायर मतलब कि बी का मान 3 है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 4 ए का मान है 2, सी का मान है के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 8 के बराबर 0। यहाँ पे हमें के का मान निकालना है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस 8 के बराबर माइनस 9, और इस तरीके से माइनस माइनस दोनों साइड प्लस हो जाएगा और के बराबर हो जाएगा 9/8। तो के का मान 9/8 आ जाएगा, जो कि हमें ए पार्ट में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर 9/8। इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 3/3:5, उनका एलसीएम दिया गया 300। तो छोटी संख्या बताना है कौन सी होगी। तो संख्या मान लेते हैं 3x और 5x, दो संख्या हो गई। एलसीएम इनका दिया गया तो इनका एलसीएम हम निकालेंगे अगर इन दोनों संख्याओं का, तो कितना आ जाएगा? 5×3 = 15, x एलसीएम हो जाएगा जो कि ये 300 के बराबर है। तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, x का मान निकल के आएगा 20। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? तो 3x संख्या है तो 20×3 = 60 हो जाएगा, और 5x संख्या है तो 20×5 100 संख्या हो जाएगी। तो ये दो संख्या निकल गई। इनमें छोटी संख्या कौन है? छोटी संख्या 60 हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इसको सरल करना है तो 225 जो होता है किसका वर्ग होता है? तो ये 15 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इतने मान पर 15। अब 154 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 169। इसका वर्ग कितना होता है? तो ये होता है 13 का वर्ग। ठीक है, तो ये मान 13 को हम इसमें जोड़ देंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15,625 आ जाएगा, जो कि ये किसका वर्ग होता है? तो ये होता है 125 का वर्ग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। 6 मीटर ऊंचा खंभा है, मान लीजिए 6 मीटर ऊंचा खंभा हो गया, जो जमीन पर 2√3 मीटर लंबी परछाई बनाता है, और इसका उन्नयन कोण पूछा गया है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर अगर निकले तो क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो 6/2 √3 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2×3 = 6, 3/√3 हो जाएगा। 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं अपान √3। तो 1√3 कट जाएगा तो यहाँ पे √3 बचेगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर √3 जो मान होता है ये किस एंगल का मान होता है? तो ये होता है tan 60 डिग्री का मान। तो यहाँ से थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न। 10% वार्षिक ब्याज की दर से और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 400 रुपये का मूलधन 3/2 वर्ष में कितना मिश्र धन बन जाएगा? ठीक है, तो देखिए 10% जो वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित जब होता है तब यहाँ पर रेट जो होता है यानी कि दर हो जाएगा 10/2 यानी कि 5% हो जाएगा। ठीक है, और मूलधन 400 रुपये। मूलधन कितना? 400 रुपये। ठीक है, एन मतलब किस समय 3/2 वर्ष यानी कि 1+ इसको हम लिख सकते हैं मतलब आधा साल। तो 1+1/2 वर्ष यानी कि हम अगर देखें इस तरीके से तो 3 किस्त में हमें इससे देना है। ठीक है, ये 18 माह हो जाएगा टोटल। 3/2 वर्ष 18 माह, 18 माह, और जो है 3 किस्त में हमें देना है। तो 6 5% में हमें देना है। और चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो ये 400 का चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा उसी में जो जितना आएगा उसका 5%, फिर उसका 5%, सभी को जोड़ के निकालना होता है। तो यहाँ पे अब हम मिश्र धन अगर निकालते हैं तो मिश्र धन यानी कि ए बराबर P × 1+R/100/n, ये जो होता है फार्मूला, इसी फार्मूला पे रखेंगे। मिश्र धन हमें निकालना है बराबर P का मान दिया गया है 400 और 1+R का मान दिया गया है 5/100 × n का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि
3 किस्त में देना होगा, आधा आधा साल। अब इसके बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 420 से कम 20 एक 21/20 हो जाएगा अंदर, और 3 बार पावर 3 है, 3 बार इसको लिख देंगे 21/20 इंटू 21/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 भी सही हम 402, 20 400 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21/20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 का क्यूब होता है 9261/20। इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको भाग करेगा तो 463.05 रुपये आ जाएगा, जो आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 463.05 रुपये, इसका आंसर बी पार्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है, कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए 1200 में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी इसका 1200 है, 200 रुपये का हानि पाता है, यानी कि लॉस जो है 200 रुपये है। तो अगर हम बात करेंगे सीपी, तो इसका सीपी कितने में खरीदा होगा, तो 1200 में बेचता है, 200 रुपये का हानि कमाता है, तो 1400 में खरीदा होगा, ठीक है। तो सीपी इसका 1400 हो जाएगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि 10% का लाभ उसे हो, कितने रुपए में बेचे, तो 1400 को खरीदा है, अगर 10% का लाभ होना है तो 1/10, 10% बराबर कितना होता है 1/10, यानी 10 रुपये का खरीदता है, 11 रुपये में बेचे, तभी उसको जो है कितना लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पे 10 जो खरीदा है तो 10 रेशियो के दिया गया है 1400, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा, तो 140 आ जाएगा। 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 140। तो 11 रेशियो हमें बेचने वाला निकालना है, कितने में बेचे, तो 11 गुणे 140 कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 11 चौक 44, 11 एकम 11 4 15, 1540 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 घंटियां 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, कितने बजे तीनों फिर एक साथ बजेंगे। अब इस तरीके से अगर आपको सवाल मिलेगा तो आप क्या करना है, वो जो अंतराल पर बजती हैं उनका हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं से तो इसको गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 5 चौके 20, 3 60 और गुणे 3, तो ये हो जाएगा 180। अब जो 180 आए 180 मिनट आया, ठीक है। तो अब 180 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे हो जाएगा, मतलब कि वो 3 घंटे बाद दोबारा एक साथ बजेंगी, यानी 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, 3 घंटे उसमें और हो जाएंगे, तो 8 3 11 बजे वो क्या होगा, दोबारा एक साथ बजेंगी। तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा 11 बजे, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, ए पार्ट 11 बजे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो 35 गुणे 22 सेंटीमीटर आकार की एक तस्वीर को 45 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर बाहरी आयाम के फ्रेम में लगाया जाता है, उस तस्वीर के चारों तरफ बॉर्डर का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ठीक है, बॉर्डर का क्षेत्रफल जब कैसे निकलेगा, तो इसमें जो बड़ा है, बड़ा कौन सा, बाहरी आयाम वाला फ्रेम, यानी 45 गुणे 30 बड़ा है, ठीक है। 45 गुणे 30 क्या है, बड़ा है, और इसको माइनस करेंगे अंदर वाला जो तस्वीर है 35 गुणे 22, इसको अगर हम, इसके क्षेत्रफल निकल आएगा और इसका भी क्षेत्रफल, अब इन दोनों के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देंगे तो जो बॉर्डर का क्षेत्रफल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 45 गुणे 20 जब हम करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1350, और 35 गुणे 22 कितना होता है, 770। इसको घटाएंगे तो हमें निकल के आएगा 580 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो 580 सेंटीमीटर जो वर्ग सेंटीमीटर है ये बॉर्डर का क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण ए बी सी डी में, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 80 दिया गया है, ये 80 डिग्री दिया गया है। तो कोण सी उसके अपोजिट वाला पूछा गया है। तो देखिए जब चक्रीय चतुर्भुज होता है तो उसके आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण ए का मान दिया गया है कितना, 80 डिग्री, प्लस कोण सी हमसे पूछा गया है बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, और कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80, तो कोण सी का मान आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 100 डिग्री आंसर इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के कोने में एक बकरी 7 मीटर लंबे रास्ते से बंधी हुई, वो कुल कितने क्षेत्रफल में घास चर सकेगी।
मान लीजिए 12 मीटर का ये वर्गाकार हो गया, ठीक है, सभी भुजाएं 12 मीटर की हैं। अब एक कोने पर मान लीजिए 7 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाता है। क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए 7 मीटर वो इस तरीके से परिधीय आकार में चलेगी इधर भी, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले परिधि का। अब देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसी पर अगर हम एक वृत्त बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वृत्त बना देते हैं तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है। तो 7 मीटर त्रिज्या का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल आराम से क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे का होता है। लेकिन ये 90 डिग्री है, यानी कि हम इसको अगर इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो चौथा पार्ट है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चौथा पार्ट है तो इसको पाई/4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर देंगे तो हमें उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आएगा जहाँ पे बकरी चरेगी, जितने घास चर सकेगी। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर मतलब 7×7/4 हो जाएगा। यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 22×7/4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 11 से 77/2। अब इसको हम डिवाइड कर दें, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, तो 38.5 वर्ग मीटर जो आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38.5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, एक पंचभुज का कोण 140 डिग्री है, यदि शेष कोण 1:2:3:4 के अनुपात में तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। अब पंचभुज है, उसका एक कोण दिया गया है 140 डिग्री, बाकी सारे अनुपात में दिए गए हैं। देखिए अगर पंचभुज के अंतःकोणों का योग निकालते हैं तो टोटल 540 डिग्री निकलता है, ठीक है। अब पंचभुज के अंतःकोण कितने कितने हैं तो देखिए 140 डिग्री है। एक एक्स मान लेते हैं, 2x + 3x + 4x, ये सभी मिलाकर 540 डिग्री हो जाएगा। ये सभी मिलाकर कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ इसको हम जोड़ लेंगे तो 1x 4 3 7 दोनों एक 10x हो जाएगा। तो 140 + 10x = 540। यहाँ हम इसको 75 करेंगे तो 10x = 540 - 140। इसको अगर हम घटाएंगे तो 10x बराबर आ जाएगा 5 में से 1 गए 4, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 40, x का मान कितना आ जाएगा, 40 मान आ जाएगा। अब यहाँ से हमें सबसे बड़ा कोण निकालना है तो सबसे बड़ा कोण 4x हो जाएगा। 4x में हम x का मान रख देंगे तो 40, 4×40, 4×40 हो जाएगा, 4 चौके 16, 160 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण जो हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में। अगर सबसे छोटा कोण हो जाएगा तो 1x है, तो 1x मतलब 40 डिग्री हो जाएगा सबसे छोटा कोण। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 160 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यदि साइन थीटा का मान -a/b है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए साइन थीटा का मान दिया तो हम यहाँ से कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया थीटा, साइन थीटा मान -a/b, तो -a और b इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से पहले हम आधार का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। b² बराबर, इसको हम मान लेते हैं a/b/c, ठीक है। b² बराबर -a का होल स्क्वायर प्लस bc², bc² का मान हमें निकालना है। तो b² बराबर a² प्लस bc², ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो bc² बराबर हो जाएगा b² - a², या फिर bc बराबर हो जाएगा √b² - a²। ये हो गया आपका मान, bc का मान। तो अब यहाँ से कॉस थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार का मान हो जाएगा √b² - a² अपान कर्ण का मान है b। तो इस तरीके से हम कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं, b² - a² अपान b इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन से करेक्ट है। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक टेलीविज़न की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितना % कम करना पड़ेगा ताकि उसकी कीमत मूल कीमत पर आ जाए। तो 25% बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 25% मतलब 25/100, यानी कि 25 चौका 100, 1/4 मैंने 4 था 5 कर दिया गया, तो 1 की बढ़ोतरी हुई। अब कम करने के लिए कितना % कम करेंगे,
तो 1 की जो बढ़ोतरी हुई बटे 5 कर देंगे इंटू 100, तो यहाँ से 20% आ जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। 20% कम कर देंगे तो मूल कीमत पर आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैथ के। अब हम देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की। चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही वॉज टायर्ड एंड इल एंड ऑन द स्टेयर्स एंड फेल ऑल द वे डाउन। ठीक है, ही वॉज टायर्ड यानी थका हुआ था और बीमार था, और वो ऑन द स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों पर, फेल ऑल द वे डाउन, ठीक है, वो गिर रहा था। तो यहाँ पे भरना है हमें, क्या भर दें जिससे कि ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 की अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड भरा जाएगा। स्टम्बल मतलब लड़खड़ा जाना, तो यहाँ पे सीढ़ियों पे वो क्या होगा? लड़खड़ा गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टम्बल, लड़खड़ाना। स्टम्बल का अर्थ होता है आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इस्लामेटरी, मतलब विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, जिसमें मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल सी इज इस्लामेटरी सेंटेंस, ये आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बनना है। ही इज रिलेटेड मी, बीच में प्रीपोजिशन क्या होगा? तो प्रीपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्रीपोजिशन लग जाएगा रिलेटेड के साथ। प्रीपोजिशन जो लगता है वो प्रीपोजिशन होता है टू। ठीक है, रिलेटेड टू मी, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है एक्टिव वॉइस। ठीक है, इनटू एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में दिया गया है। गुड न्यूज वाज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय अस, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे गुड न्यूज और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाय अस, मतलब अस जो हो जाएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे प्लेसिंग, बाय प्लेसिंग वी, यानी कि जो सब्जेक्ट है अस, वो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह कर देंगे। तो अस का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो वी हो जाएगा। तो वी पहले आ जाएगा एक्टिव वॉइस में, वी एज द सब्जेक्ट हम इसको रख देंगे। तो वी देखिए सब में रखा हुआ है, तो वी, इसके बाद बीइंग अगर लगा है तो यानी कि आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सपेक्ट को, एक्सपेक्टेड का थर्ड फॉर्म लिखा है, ये पैसिव वॉइस में लिखा था, लेकिन अगर एक्टिव में बदलेंगे इसको तो बीइंग हट जाएगा और एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टिंग हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 79। तो वी वर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, वी के साथ वर लगाया जाता है। एक्सपेक्टिंग, चूँकि ये पास्ट टेंस में वाज था तो इसलिए वर हो गया। वी वर एक्सपेक्टिंग, और जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो गुड न्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस में। अगला प्रश्न, चूज द प्लूरल फॉर्म इन द गिवन वर्ड। ब्रीफ का प्लूरल क्या होगा? सिंगुलर प्लूरल। तो ब्रीफ का प्लूरल होता है ब्रीफ्स, और इसमें से कौन सा ब्रीफ सही है? तो 80 का ए पार्ट जो लिखा हो ये सही है, आंसर ए पार्ट, एस लग जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड कौन लिखा हुआ, गलत कौन वर्ड लिखा हुआ है? तो यहाँ पे देखा जाए तो वायलेंस जो लिखा हुआ है ये गलत है। वायलेंस जो होता है VIOLENCE होता है, ना कि ANC। तो आंसर सी ऑप्शन इसका सही है, हिंसा इसका जो है हिंदी वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज रिक्वेस्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है या रिक्वेस्ट करता है? तो यहाँ पे कुड आई बोरो जो लिखा हुआ है, तो ये एक तरीके से रिक्वेस्ट, सम मनी फ्रॉम यू प्लीज, तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से रिक्वेस्ट फॉर्म में बातें कही गई हैं, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए प्रॉपर नाउन, इसमें से प्रॉपर नाउन का है। प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करेंगे 83, तो प्रॉपर नाउन इनमें से क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, रामायणा क्या है? प्रॉपर नाउन में आता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब भरना है। इट इज़ नॉट इजी टू डैश चिल्ड्रन नाउ अ डेज, ठीक है, यहाँ पे हमें फ्रेजल वर्ब डालना है। इसमें क्या हम डाल दें जिससे कि ये सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब लिखा गया कि इजी नहीं है इतना आजकल के बच्चे को क्या करना, तो सिखाना। तो सिखाना इसमें से ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब सिखाना, ये फ्रेजल वर्ब इसमें सही होगा। ठीक है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा गलत सेंटेंस लिखा हुआ है? तो द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड, ये सही है। यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए आई एम जो लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ, आई एम नहीं होगा क्योंकि ये तीन लोगों की बात कर रहा है, यू ही एंड आई। तो यहाँ पे आर होना चाहिए क्योंकि प्लूरल वर्ब में लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पीपल हैं सब्जेक्ट में, इसलिए यहाँ पे आई एम की जगह पर आर होना चाहिए था।
तो आंसर यही हो जाएगा। गलत वाला कौन था? बी पार्ट था, बाकी सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की अगर हम बात करें यानी कि कर्ता हिंदी में जिसको कहते हैं, तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर हो जाएगा आशा। आशा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। ही किल्ड टू बर्ड्स वन स्टोन, ठीक है। यहाँ पे क्या भर दें? प्रीपोजिशन लगा दें जिससे कि सही हो जाएगा। देखिए, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन इज एन इडियम दैट मीन्स टू अकॉम्प्लिश टू थिंग्स इन अ सिंगल एक्शन, यानी कि टू टास्क आर गोल्स विथ ए सिंगल एक्शन अगर इफर्ट के साथ कंप्लीट होता है तो यहाँ पे विथ लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। कंटेंट के रस, कंटेंट के रस का हमें सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स मतलब जो है पर्यायवाची, पर्यायवाची बताना है। कंटेंट के रस मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेरलसम इसका राइट आंसर जो है। इसका मतलब भी झगड़ा होता है। इरिटेबल, आर्गुमेंटेटिव, ठीक है, ये सभी क्या होता है? स्टबर्न हो गया, डिसएग्रीबल, ये सभी जो इसके क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेंटेंस व्हिच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज। मतलब किसी में आर्टिकल जो ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल है ना, तो इनमें से किसी में एक इस्तेमाल जो है गलत किया गया, तो गलत वाला बताना। तो ही इज ए एम ए, अब ए एम ए जो लिखा यहीं पर गलती किया गया, ठीक है। ए में अगर आ जाता है तो एम ए में क्या होता है? एन लगता है, एन एम ए होता है, ठीक है, क्योंकि एम ए का जो वॉवेल साउंड से प्रोनाउंस होता है, ए से प्रोनाउंस होता है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इम्परेटिव? इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा है? इम्परेटिव सेंटेंस इनमें से कौन सा होगा? 90। देखिए, इम्परेटिव क्या होता है? जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश हो, प्रार्थना हो, अनुमति वगैरह ये सब बोध का होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में देखा जाए तो लेट हिम गो होम, इसमें क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किस टेंस में लिखा हुआ? आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, मतलब थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, हैज हैव लगता है, तो ये किस टेंस में लगता है? तो ये लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये इसका पहचान होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, कीड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन करना, उनको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उनको हम कहते हैं एंटेमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी अगर हम बात करें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर होता है। माइकोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं फंजाई का, ठीक है, फंजाई का स्टडी करते हैं। मटेरियोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर फॉलोइंग, ठीक है। पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है कि आगे क्या होगा। अब देखिए, शुड नॉट अगर लगा है मतलब नेगेटिव है, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव वाला रखेंगे, इम्परेटिव रखेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? शुड दे, ठीक है। शुड दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुड दे हो जाएगा, स्टूडेंट का शुड दे। आंसर पीपल लगा इसलिए दे होगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट। विच सफिक्स कैन बी यूज विथ फॉलोइंग वर्ड्स? स्पून माउथ, इसमें कौन सा सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है जनरली? तो इसमें इस्तेमाल करते हैं हम फुल का, ठीक है। स्पून फुल, माउथ फुल, ये सभी जो है सफिक्स इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, राइट द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच कैन नॉट बी रीड। जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं इलिजिबल। क्या कहेंगे? इलिजिबल, ठीक है। इलिजिबल मतलब जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। इनकरेजिबल मतलब आचरण जिसका बहुत खराब हो। एलिजिबल मतलब पात्रता, ठीक है। इसका एलिजिबल पात्रता, और इलिटरेट मतलब निरक्षर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स करना है पास्ट विथ पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। द ट्रेन द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में पूछा गया, तो यहाँ पे हैड लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हैड लेफ्ट हो जाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इसमें बताना है लॉयल में। तो लॉयल में प्रीफिक्स जो लगता है वो होता है डिसलॉयल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। कन्फेस, कन्फेस करना, इनका सिमिलर मीनिंग अगर हम बात करें, कन्फेस मतलब कि दोष स्वीकार करना, ठीक है, दोष स्वीकार करना। और इसका जो है सिमिलर मीनिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा एडमिट करना, ठीक है,
आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, तो वो हो जाएगा पोसेस। पोसेस जो है करेक्ट रूप से लिखा हुआ है। पोसेस जो बी पार्ट में लिखा हुआ POSSESS, किसी वस्तु को अधिकार में रखना या उसका स्वामित्व होना, तो ये होता है पोसेस का अर्थ। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। काज ऑफ स्पेलिंग एरर्स आर, मतलब कि स्पेलिंग एरर के क्या क्या कारण होते हैं ये बताना है। तो देखिए इसमें साइलेंट लेटर होता है, तो स्पेलिंग एरर का मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, जिससे कि स्पेलिंग एरर हो जाती है। पुअर प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, जिसके वजह से स्पेलिंग एरर हो जाता है। वन लेटर डिफरेंट साउंड, मतलब एक ही शब्द जो होता है अलग अलग साउंड में निकलता है, तो वो वहाँ पर जो है स्पेलिंग एरर हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा डी पार्ट ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कारण है स्पेलिंग एरर होने का। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। और आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।